चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं में अनुपात ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति की सहायता से किसी नदी की चौड़ाई, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई, चंद्रमा की दूरी यहाँ से और भौगोलिक गणनाएं आदि की जाती हैं। तो त्रिकोणमिति बहुत ही एक आवश्यक शाखा है मैथ की, जिसका फिजिक्स में भी बहुत यूज़ होता है और बहुत ही आसान है ये। और हमें जो अपनी इस कक्षा 10 में पढ़ना है 10th में, वो केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसकी न्यून कोण और उसकी भुजाओं में किस प्रकार से अनुपातों में एक संबंध हो सकता है, और उन संबंधों को ही कुछ विशेष नाम दिए गए हैं जिनको अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनके विशेष नाम क्या क्या हैं, न्यून कोणों के आधार पर उसको समझेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और बाकी जो शेष दो कोण हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इन टर्मिनोलॉजी को समझना जो आगे हमारे पास यूज़ होंगी। सबसे पहले कर्ण, अंग्रेजी भाषा में इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो कर्ण को कहेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने की भुजा। नब्बे अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। लंब क्या होगा बच्चों? किसी समकोण त्रिभुज में जब हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे, अगर त्रिकोणमिति की बात ना करें तो कर्ण के अलावा कोई भी भुजा लंब और कोई भी भुजा आधार हो सकती है। मगर जब हम त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे तो लंब और आधार अलग अलग हैं। लंब होगी दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा। दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा को ही हमेशा हम लंब कहेंगे बच्चों। तो चलिए देखिए, लंब परिभाषा लिख देते हैं। दिए हुए न्यून कोण के सामने की भुजा या सामने वाली भुजा, दिए हुए न्यून कोण के सामने वाली भुजा। और आधार कर्ण और लंब के अतिरिक्त जो भुजा बची है उसको ही बच्चों आधार कहा जाएगा। तो आधार क्या हो गया? कर्ण व लंब के अतिरिक्त भुजा। इसको हम लोग कहेंगे आधार। अब बच्चों हम आपसे प्रश्न करेंगे और आप उसके उत्तर देंगे। यहाँ पे हमने कुछ चित्र बना के रखे हैं पहले से ही। ये मान लीजिए त्रिभुज ABC है और यहाँ पर दिया हुआ न्यून कोण ये C है। कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, इसलिए इसको H से व्यक्त करेंगे। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको हम P से व्यक्त कर दे रहे हैं। और आधार को B से व्यक्त कर दे रहे हैं। लिखना कम पड़े इसमें क्योंकि बेस अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं। तो अब एक एक करके आप बताइए भाई, सबसे आखिरी अंतिम छोर में इस समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण कौन सी भुजा होगी? हाँ, कर्ण BC होगी। देखिए क्या लिखा है कर्ण की परिभाषा, 90 अंश के सामने की। तो 90 अंश कौन सा भुजा है? कोण कौन सा कोण है? कोण भी 90 अंश है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी हुई? तो AC बताना चाहिए था ना आपको। AC बताया था, अच्छा ठीक है। बैठ जाइए आप, हो सकता है सबने गलती सुना हो। ठीक, आपकी बात मान गए हम। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो गया बच्चों? AC। कर्ण को H से व्यक्त करें, हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? अब आया लंब की बात, परपेंडिकुलर। तो लंब क्या है? दिए हुए न्यून कोण के सामने की भुजा। बताइए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे दिया हुआ न्यून कोण C है, इसलिए उसके सामने की भुजा AB बच्चों क्या कहलाएगी? लंब। और बची हुई शेष भुजा आधार कौन सी है? आधार है इसकी BC। ठीक बात है। अब आगे ले लेते हैं ABC। बैठ जाइए, D, E और F। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ न्यून कोण ये F है, तो अब इसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज कर्ण, परपेंडिकुलर अर्थात लंब और बेस अर्थात आधार बताना है। तो आप बताइए, तीनों आप ही बताइए। कर्ण क्या होगी इसमें? कर्ण है DF। सही बता रहे हैं। देखिए 90 अंश के सामने की भुजा DF होगी ना, तो इसलिए बच्चों DF कर्ण हो गई। ठीक है। अब परपेंडिकुलर अर्थात लंब क्या होगा?
डी ई, बिल्कुल सही। ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा ये, तो ये वाली भुजा लंब है अर्थात परपेंडिकुलर अर्थात डी ई, और आधार बिल्कुल सही, जो बची भुजा है ये वाली भुजा अब आधार हो गई, तो यहाँ पर आधार बच्चों हो गई ई एफ। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दुविधा किसी को? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए जी एच और आई। अब दिया हुआ न्यून कोण मान लीजिए ये वाला आई है, तो अब आप बताइए यहाँ पर हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण, परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और बेस अर्थात आधार क्या क्या होंगे इस त्रिभुज जी एच आई के लिए? इसमें देखो, इसमें वहाँ कहाँ देख रहे हो, ये त्रिभुज जी एच आई है, इसमें कर्ण क्या होगा? एच जी। कैसे कर्ण होगा भैया? अभी तो बता रहे हैं 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, जी आई है कर्ण। अब बताइए लंब क्या होगी, कौन सी भुजा होगी? एच आई लंब होगी। नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया, बैठ जाइए। हाँ बताओ तुम भैया। एच जी, बिल्कुल सही। आप समझिए ध्यान से, ये आई है, आई के ठीक सामने वाली जो भुजा है एच जी, ये बच्चों होगी लंब। समझ में आ रहा है तुम्हें? भाई दिए हुए न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो दिया हुआ न्यून कोण ये आई है, और आई के ठीक सामने भुजा कौन सी है? एच जी, तो इसलिए ये एच जी लंब होगी। और आधार कौन सी होगी? अब बताइए, आप ही बताइए। जो बची हुई भुजा है आधार, ये हो गई कर्ण, ये हो गई लंब। अब कौन सी बची? हाँ, एच आई। अब ठीक बताया है, तो एच आई हो गई हमारे पास आधार। बैठ जाइए दोनों लोग। आप बताओ भाई अगले वाले के लिए। जी एच आई मान लीजिए जे के और एल, और ये मान लीजिए दिया हुआ न्यून कोण है। तो आप बताएंगे हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण, परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और आधार अर्थात बेस। हाँ बताइए आप, कर्ण कौन सी भुजा कहलाएगी इसमें? हाँ हाँ, तो क्या है उसका नाम? जे एल। ठीक बात है, जे एल यहाँ पे कर्ण है। और लंब अर्थात परपेंडिकुलर कौन सी है? के। हाँ ठीक है, ये दिया हुआ न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा, ठीक बात है, के एल, ये लंब हो गई। और आधार आधार है के जे। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको लंब, कर्ण और आधार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सभी को समझ में आ गया कि भाई लंब, कर्ण और आधार कैसे निकालते हैं? बैठ जाइए। अब बच्चों, त्रिकोणमिति में किसी भी समकोण त्रिभुज के में इन्हीं लंब, कर्ण और आधार के अनुपातों को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, बस और कुछ भी नहीं है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर इस फिगर को हम ज़रा इरेज करके सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं। हिंदी भाषा में कहा जाता है ज्या, और अंग्रेजी भाषा में साइन। तो बच्चों, ज्या की परिभाषा क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में दिए हुए न्यून कोण के लिए, किसी समकोण त्रिभुज में दिए हुए न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को ज्या कहा जाता है, और अंग्रेजी भाषा में उसको साइन से व्यक्त करते हैं। और जब भी हम कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे बच्चों, तो जो भी उसका पूरा नाम होगा, उसके प्रारंभ के केवल 3 अक्षर से ही हमारा काम चल सकता है स्टार्टिंग में कुछ के लिए, ठीक है। और बाकी जो इसका विलोम होगा, अगर मान लीजिए 3 अक्षर समान आ रहे हैं तो 1 अक्षर फिर आगे का हम और मिला लेंगे। अभी आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर ज्या का मतलब हो गया कि दिए हुए न्यून कोण के लिए किसका किसका अनुपात? लंब और, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिए गए न्यून कोण के लिए लंब व कर्ण का अनुपात, ये कहलाता है बच्चों उस न्यून कोण के लिए, उस न्यून कोण की ज्या। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज जी एच आई बना हुआ है, और इस कोण आई को मान लीजिए हम थीटा से व्यक्त कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप कोणों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्पेशल सिंबल हैं, थीटा, फाई, साई, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। तो आप इनको केवल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, आप इसको एक्स, वाई, जेड से भी व्यक्त कर सकते हैं, मगर एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, उसके आधार पर इसको व्यक्त किया जा रहा है। तो मान लीजिए दिया हुआ न्यून कोण ये आई थीटा है, तो इस थीटा के लिए
ज्या क्या होगा, इस थीटा के लिए हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसकी ज्या, इस प्रकार से लिखा जाएगा साइन ऑफ थीटा। इसको कैसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ थीटा या साइन थीटा, या इस थीटा कोण की ज्या। तो हमने परिभाषा क्या बताई, दिए गए न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात कहलाता है उस न्यून कोण की ज्या अर्थात साइन। तो अब यहाँ पर बच्चों दिया हुआ न्यून कोण थीटा है, तो इस थीटा के लिए बच्चों लंब क्या है, तो यहाँ पर लंब और कर्ण का अनुपात ये कहलाएगा साइन ऑफ थीटा। तो अर्थ यह, इसको केवल साइन थीटा भी पढ़ते हैं। तो थीटा के लिए लंब क्या है बच्चों, एच जी या जी एच, कुछ भी कहिए, बिल्कुल सही है, एच जी हो गया लंब, और कर्ण क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको साइन ऑफ थीटा निकालना था तो एच जी बटे जी आई से आ जाएगा, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए भुजाओं की नाप दी होगी तो आप भाग करके आंसर लिख देंगे। मान लीजिए ये 5 होता, ये 15 होता, तो इस प्रकार से आप लिख देते 5 बटे 15, 1 बटे 3 आंसर आ जाता। तो ये तो बात हो गई पहले अनुपात की ज्या। ज्या के बाद अगला है कोज्या, इसको कहते हैं कोसाइन, और इसके भी आगे के 3 अक्षर हम ले लेंगे तो कॉस बन जाएगा केवल। तो ये दिए गए न्यून कोण के लिए हम नहीं लिख रहे हैं बार बार, तो आप दिए गए न्यून कोण को हटा के लिखेंगे, किसका अनुपात है ये, आधार व कर्ण का अनुपात। तो किसी दिए गए न्यून कोण के लिए आधार और कर्ण का अनुपात उस न्यून कोण की कोज्या अर्थात कोसाइन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसी त्रिभुज या इस वाले त्रिभुज की बात करें, इसकी अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसका ये दिया गया न्यून कोण मान लीजिए थीटा है जे वाला, और इसकी हम कोज्या निकालें तो कॉस ऑफ थीटा या कॉस थीटा, तो क्या आएगा बच्चों, अब कॉस थीटा आएगा आधार बटे कर्ण। तो बच्चों इसका आधार क्या है थीटा के लिए, बताइए जरा आधार आप क्या है, बिल्कुल सही बताया है। तो आधार हो गया जे के, और कर्ण क्या है जे एल। तो यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा क्या आ गया, जे के बटे जे एल। समझ में आ रहा अच्छी तरह से, ठीक। तो अब आ गई बात कोज्या, और कोज्या के बाद आ जाती है स्पर्शज्या, टेंजेंट। तो यहाँ पर अगला है तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको कहा जाता है स्पर्शज्या या टेंजेंट। तो हम केवल अब अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए छोड़ दे रहे हैं इसको हमें आगे अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ना है। तो अगला है टेंजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या या टेंजेंट। तो इसके भी प्रारंभ के हम 3 लेटर ले लेंगे। तो ये किसका किसका अनुपात होगा, ये है दिए गए न्यून कोण के लिए लंब व आधार का अनुपात। किसी दिए गए न्यून कोण के लिए लंब व आधार के अनुपात को उस कोण का टेंजेंट कहा जाता है या उस कोण की स्पर्शज्या कहा जाता है। बस इतना ही केवल नाम है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए इस वाले त्रिभुज के लिए, या इसमें जगह थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे अगर आपसे कहते हैं कि भाई टेन थीटा बताइए, तो इस थीटा के लिए टेन थीटा किसका किसका अनुपात है बच्चों, लंब और आधार का। तो ये हो जाएगा लंब और बटे आधार। तो लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा कहलाएगा। तो बच्चों टेन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। दिए हुए थीटा के लिए लंब क्या है, आपको दिख रहा है साफ साफ, हाँ। तो यहाँ पर लंब है के एल, और आधार क्या होगा, बिल्कुल सही जे के। तो ये आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, कि बिल्कुल इस बेस से हम आपको बता रहे हैं जिसमें कहीं कन्फ्यूज़न ना लगे किसी बात में। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये प्रमुख 3 अनुपात हैं। अब इनके विलोम को भी कुछ नाम दे दिया गया है। जैसे साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण। अगर हम इनका विलोम कर दें, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दें, तो कर्ण बटे लंब को अलग नाम दे दिया गया। कर्ण बटे लंब को नाम दे दिया गया कॉसेक करके, कॉसेक, और आगे GENT और लगा दिया गया। तो बस हम स्टार्टिंग के लेटर ले लेंगे। अब कॉसेक क्यों लेंगे, क्योंकि कॉस पहले से ही हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए जरा अगला त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन का विलोम। साइन का विलोम क्या होता है, कॉसेक, COSEC। समझ में आ रहा है। तो कॉसेक थीटा ये किसका विलोम है बच्चों, साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे
लंब। उसी प्रकार से तीनों के विलोम को जब नाम दिए गए हैं तो साइन का विलोम को नाम दिया गया कॉसेक, कॉस के विलोम को नाम दिया गया सेक। तो सेक थीटा, अब सेक थीटा क्या होगा बच्चों, देखिए कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और उसके पश्चात टेन, टेन का उल्टा बच्चों क्या होगा कॉट, तो यहाँ पर कॉट थीटा के लिए क्या होगा आधार बटे लंब, तो इसके लिए आधार बटे लंब लिखा जाएगा। तो ये बच्चों ये 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो इनको याद करने के लिए भी कई आसान तरीके हो सकते हैं जो आपको हम एक लिखवाई दे रहे हैं, तो उससे ये आसानी से याद रहेंगे। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदू, बोलो नहीं आगे, हट क्यों बोला है, आता है तो आगे आगे ना बोलिए, और जो बच्चे उनको कंठस्थ करने दीजिए, ये बड़ी गलत चीज़ है। हाँ, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और फिर हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे इसको याद करा जा सकता है। तो ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये P से किसको व्यक्त करते हैं परपेंडिकुलर को, H से किसको हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण। तो आप ऊपर लिख दीजिए इसके साइन, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अर्थात लंब बटे कर्ण। इसके बाद आ जाइए कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अर्थात आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ पे आ जाइए, इसको पढ़ेंगे टेन, टेन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात लंब बटे आधार। और इसी के नीचे से लिख लीजिए, अगर नीचे से आप पढ़ना शुरू करें तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अर्थात कर्ण बटे लंब। कॉसेक के बाद आ गया सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अर्थात कर्ण बटे आधार। और अंत में कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से इसको आप याद भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी के वीडियो में इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।